हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। हम उत्तराखंड के इतिहास को कवर करते हुए चल रहे थे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड की कुछ गुफाओं के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे उत्तराखंड के कुड़िंद राजवंश को। देखिए, कुड़िंद राजवंश जो था वो प्राचीन काल का एक राजवंश था। जब हमने अपने इतिहास को कवर किया था तो हमने इतिहास के बारे में जाना था, इतिहास का अर्थ जाना था और साथ साथ यह भी जाना था कि इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इतिहास को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्राचीन काल, दूसरा होता है हमारा मध्यकालीन काल, मध्यकालीन इतिहास या मैं बोल लूं, और तीसरा होता है हमारा आधुनिक इतिहास। ये 3 भागों में इतिहास को पढ़ा जाता है और इसमें जो कुड़िंद राजवंश है वो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। प्राचीन काल के अंतर्गत जो हमारे राजवंश आते हैं वो होते हैं कुड़िंद राजवंश से कत्यूर राजवंश तक का जो शासनकाल आता है, जो राजा आते हैं, जो शासक आते हैं, उसे हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके पश्चात जो मध्यकालीन इतिहास होता है उसमें चंद राजवंश से पवार राजवंश तक का टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तो चंद राजवंश से पवार राजवंश तक हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जानेंगे। और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत गोरखा शासन से लेकर कहाँ तक? उत्तराखंड के पृथक राज्य बनने तक का टाइम पीरियड आता है। तो 3 पार्ट्स में हम इतिहास को पढ़ते हैं, जो मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं। तो आज हम जो जानेंगे वो जानेंगे कुड़िंद राजवंश के बारे में। कुड़िंद राजवंश को आज हम कवर करेंगे। देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र था जहां किसी भी प्रकार के स्थायी राज के होने के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ सिक्कों, ताम्रपत्रों और शासकों के नाम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भी किसी न किसी राजनीतिक शक्ति स्थापित हुई, किसी राजनीतिक शक्ति ने राज किया। और उत्तराखंड में जो राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वह थी कुड़िंद राजवंश। कुड़िंद राजवंश को कुलिंद, पुलिंद तथा अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो कुड़िंद राजवंश का जो शासनकाल था वो 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का इसका शासनकाल माना जाता है। यानी कि जो कुड़िंद राजवंश था उसने 1000 ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक शासन करा। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक किसने शासन करा? वो शासन करा कुड़िंद राजवंश ने। और कुड़िंद राजवंश जो थी उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। प्रथम जो राजनीतिक शक्ति थी वो कौन सी थी? कुड़िंद राजवंश थी। ठीक है, तो उत्तराखंड में शासन करने वाली जो प्रथम राजवंश था कुड़िंद राजवंश, उसका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक, या मैं कहूँ 1000 ईसा से 300 ईस्वी तक जो शासन रहा वो किसका रहा? कुड़िंद राजवंश का रहा।
और ये क्या थी, ये उत्तराखंड में राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। इसके पश्चात जो कुलिंद राजवंश था उसकी जो जानकारी के स्रोत हैं वो हमारे पास दो स्रोत हैं। कौन कौन से? कुलिंदों के जो इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं वो दो स्रोत हमारे पास हैं, जिनमें सबसे पहला है प्रागैतिहासिक स्रोत, या मैं कहूं प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है कौन सा? दूसरा है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है। तो दो स्रोत हमारे पास कुलिंद राजवंश की जानकारी के हैं, प्रागैतिहासिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत। प्रागैतिहासिक स्रोत के अंतर्गत हमें कुछ कुलिंद सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड में प्रथम शासन करने वाला जो राजवंश था वह कुलिंद राजवंश था। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो सिक्के मिले हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिंद राजवंश थी। इसी के जो दूसरा हमारा स्रोत है वह है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में जो मुख्य हमारा जानकारी का स्रोत है वह है महाभारत, ठीक है। महाभारत के जो ऐतिहासिक स्रोत है महाभारत, उसके दो ऐसे पर्व हैं, सभा पर्व और वन पर्व से हमें कुलिंदों की जानकारी मिलती है। सभा पर्व और किससे? वन पर्व से हमें कुलिंदों की जानकारी मिलती है। इसी महाभारत के सभा पर्व में कुलिंदों के लिए कुलिंद शब्द का प्रयोग करा गया है। कुलिंद शब्द का प्रयोग करा गया है और महाभारत के ही वन पर्व में कुलिंदों को द्विजश्रेष्ठ कहा गया है। द्विजश्रेष्ठ कहा गया है किसमें? महाभारत में। महाभारत के सभा पर्व में कुलिंदों के लिए कुलिंद शब्द और महाभारत के वन पर्व में कुलिंदों के लिए द्विजश्रेष्ठ शब्द का प्रयोग करा गया है। तो ये दो स्रोत, प्रागैतिहासिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुलिंदों का यहाँ सर्वप्रथम क्या रहा? शासन रहा था, ठीक है। तो दो स्रोत हमने कवर किए, प्रागैतिहासिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत। इसके पश्चात कुलिंदों से पूर्व उत्तराखंड में खस जनजाति का शासन रहा था, ठीक है। उत्तराखंड में कुलिंदों से पूर्व किसका शासन रहा था? खस जनजाति का शासन रहा था, जिसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो खस जनजाति के बाद कौन सा राजवंश आया? कुलिंद राजवंश आया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि कुलिंद राजवंश ने खसों पर राज करा, ठीक है। कुलिंद राजवंश ने खसों पर क्या करा? राज किया। खसों पर राज करा, खसों पर राज करा, जिस कारण कुलिंदों को दो अन्य नामों से जाना जाता है। खसों पर राज करने के कारण कुलिंद राजवंश को दो अन्य नामों से, या मैं कह लूं दो अन्य उपाधियों से जाना जाता है। वो दो उपाधि हैं, एक है खसाधिपति और दूसरी है सखाधिपति। सखाधिपति। तो दो नामों से, दो अन्य नामों से कुलिंद राजवंश को जाना जाता है, खसाधिपति और सखाधिपति। देखिए खसाधिपति क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुलिंद राजवंश ने खस राजवंश पर
राज करा था। किस पर? खस राजवंश पर राज करने के कारण कुलिंदों को क्या कहा जाता है? खशाधिपति कहा जाता है। और दूसरा सखाधिपति। सखा यानी दोस्त या फिर मित्र, सखा यानी मित्र। तो इस प्रकार जो कुलिंद राजवंश के कुछ अन्य शासक रहे थे, उन्होंने खस जनजाति के साथ हाथ मिलाया था, मित्रता करी थी, जिस कारण इन्हें सखाधिपति भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, खस जनजाति से मित्रता के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? सखाधिपति भी कहा जाता है। तो कुलिंद राजवंश के दो अन्य नाम निकल कर आए, सखाधिपति और दूसरा क्या है? खसाधिपति। इसके बाद हम इसके निवास क्षेत्र के बारे में समझते हैं। जो कुलिंद राजवंश था वो मध्य हिमालयी क्षेत्र के निवासी रहे थे। कुलिंद राजवंश जो थे वो मध्य हिमालयी क्षेत्र के निवासी रहे थे। यानी कि अगर मैं पूरे उत्तर भारत की या उत्तर भारत की बात करूं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में कुलिंद राजवंश का क्या रहा था? शासन रहा था। तो मध्य हिमालय के ये निवासी थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो कुलिंद राजवंश था वो गंगा और यमुना नदी के जो उपजाऊ क्षेत्र थे, इनके जो उपजाऊ क्षेत्र थे वहाँ कुलिंद शासक राज किया करते थे। ठीक है, तो गंगा और यमुना के जो उपजाऊ क्षेत्र थे वहाँ कुलिंद लोग क्या करते थे? शासन क्या करते थे, और ये मध्य हिमालयी क्षेत्र के निवासी थे। इसके पश्चात जो कुलिंद राजवंश थे उनके जो इतिहास है, उनके इतिहास की जो जानकारी के स्रोत हमारे पास मिले हैं, उसके आधार पर हम इन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं। वो कौन कौन से 3 भाग हैं, चलिए समझते हैं। तो कुलिंद राजवंश की जानकारी के जो स्रोत हैं, उनके आधार पर जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर हम इन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भागों में इन्हें विभाजित करा जाता है, जिनमें सबसे पहला भाग है कौन सा? पूर्व या फिर प्राचीन कुलिंद काल। पूर्व या फिर प्राचीन कुलिंद, मध्यवर्ती कुलिंद, और लास्ट है उत्तरवर्ती कुलिंद। 3 प्रकार से इन्हें विभाजित करा जाता है। जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो कुलिंद राजवंश की जानकारी मिली है, जो इनके इतिहास की हमें जानकारी मिली है, उन साक्ष्यों के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित करा जाता है। पूर्व या फिर प्राचीन कुलिंद, मध्यवर्ती कुलिंद और उत्तरवर्ती कुलिंद। तो सबसे पहले पूर्व एवं प्राचीन कुलिंद को समझते हैं। जो पूर्व एवं प्राचीन कुलिंद का जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसके पश्चात जो मध्यवर्ती कुलिंद थे, उनका जो शासनकाल रहा था वो 600 ईसा पूर्व से कब तक? 200 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा था। और जो उत्तरवर्ती कुलिंद शासक रहे थे, उनका जो शासनकाल था वो 200 ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक, या मैं कहूँ 300 ईस्वी तक रहा था।
तो कुरिंद काल को 3 भागों में विभाजित करा जाता है। कौन से? पूर्व या फिर प्राचीन कुरिंद काल, मध्यवर्ती कुरिंद काल और उत्तरवर्ती कुरिंद काल। देखिए, कुरिंद राजवंश का एक और जो आयोग अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है वह ये पूछता है कि जो कुरिंद राजवंश था उसका सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो कुरिंद राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कुरिंद राजवंश का जो सबसे प्रतापी शासक रहा था वो रहा था अमोघभूति। अमोघभूति जो था वो कुरिंद राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था। देखिए, अमोघभूति की सबसे ज़्यादा मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिस कारण इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? सबसे प्रतापी शासक कहा। प्रतापी शासक कहा। अमोघभूति की सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या प्राप्त हुई है? सिक्के प्राप्त हुए हैं, कुरिंद कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिस पर इतिहासकारों ने कहा कि अमोघभूति जो था वो सबसे प्रतापी शासक रहा था। अब जो हमने कुरिंद शासन को 3 प्रकार से विभाजित किया, जिसमें पूर्व या फिर प्राचीन कुरिंद काल, मध्यवर्ती कुरिंद काल, उत्तरवर्ती कुरिंद काल जो थे, उनको एक एक करके हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कौन से? पूर्व या फिर प्राचीन कुरिंद काल में। पूर्व या फिर प्राचीन कुरिंद काल के। प्राचीन कुरिंद काल। तो प्राचीन जो कुरिंद काल था उसका शासनकाल मैंने आपको बताया, क्या बताया? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो शासनकाल रहा था वो किसका रहा था? कुरिंद, प्राचीन कुरिंदों का रहा था। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो शासनकाल रहा था वो किसका रहा था? प्राचीन कुरिंदों का रहा था। प्राचीन कुरिंद काल का जो शासनकाल रहा था वो 1000 ईसा पूर्व से कब तक? 600 ईसा पूर्व तक रहा था। यानी कि देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने तो पहले बोला था कि कुरिंद राजवंश का जो इतिहास है वो 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से कब तक? 300 ईस्वी तक चला। ईस्वी और ईसा पूर्व में बहुत डिफरेंस है। ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ठीक? ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पूर्व जो था वो क्या था? प्राचीन कुरिंद का काल इतिहास शुरू हुआ था। और कब तक चला था? 600 ईसा पूर्व तक। यानी ईसा मसीह के जन्म के 600 ईसा पूर्व तक, ईसा तक का जो समय था वहां तक इनका शासनकाल कहा था। लेकिन ईस्वी का अर्थ था ईसा के जन्म के बाद का समय, ईसा के जो जन्म है उसके बाद का समय, और ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कुरिंद राजवंश का जो टोटल कुरिंद राजवंश थे यानी कि प्राचीन कुरिंद काल, मध्यवर्ती कुरिंद काल और उत्तरवर्ती कुरिंद काल का जो शासनकाल चला था वो 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक चला था। और प्राचीन कुरिंद काल का जो इतिहास था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा था। इतना समझ गए होंगे आप। तो प्राचीन कुरिंद काल का जो सबसे जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह है महाभारत। वह कौन सा है? महाभारत। तो महाभारत जो है वो प्राचीन कुरिंदों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी महाभारत से हमें प्राचीन कुरिंदों के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताते हुए चलता हूँ कि जो प्राचीन कुरिंद काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, इस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल भी इसे कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल भी इसे कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में ही प्राचीन कुरिंदों का
शुभारंभ हुआ था। प्राचीन कुनिंदों ने उत्तराखंड में शासन करा था और इसी प्राचीन कुनिंदों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो किससे मिलती है, वो हमें महाभारत के थ्रू मिल जाती है। अब महाभारत में ऐसा क्या हमें मिलता है इसको देखते हैं। तो महाभारत में हमें 2 कुनिंद राजाओं के शासकों के नाम मिलते हैं। किनके? 2 कुनिंद राजाओं के हमें नाम यहाँ पर महाभारत में देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्राचीन कुनिंद काल थे, प्राचीन कुनिंद शासक थे। तो 2 कुनिंद शासकों के जो नाम हैं वो हमें मिल जाते हैं। देखिए पहला जो नाम हमें मिलता है इससे, वो मिलता है राजा सुबाहु का। किसका? राजा सुबाहु का। ठीक है। और दूसरा जो हमें नाम मिलता है वो है राजा विराट, राजा विराट का। तो इन दोनों राजाओं के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये जो है वो प्राचीन कुनिंद का ही इतिहास है। तो प्राचीन कुनिंद काल के इतिहास में हम सबसे पहले राजा सुबाहु के बारे में जानते हैं कि महाभारत में इनके बारे में ऐसा क्या दिया गया है जिसके आधार पर हमने कहा कि राजा सुबाहु कुनिंद शासक रहे थे। तो राजा सुबाहु, ठीक है, राजा सुबाहु। देखिए ये जो राजा सुबाहु थे, इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? सुबाहुपुर थी। कहाँ थी? सुबाहुपुर इनकी राजधानी रही थी। इनकी राजधानी कहाँ रही थी? सुबाहुपुर रही थी। अब महाभारत में क्या लिखा गया है? महाभारत में बताया गया है कि जब पांडवों को वनवास दिया गया, तो राजा पांडवों को जब वनवास दिया गया तो वह एक रात राजा सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर में रुके थे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पॉइंट बना के कि वनवास काल के दौरान जो पांडव जो थे वो कहाँ रुके थे? सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर में। सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर में रुके हुए थे। वनवास काल के दौरान जो पांडव थे, पांडव कहाँ रुके थे? सुबाहु की राजधानी, राजा सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर में रुके थे। ठीक है। तो राजा पांडव कहाँ रुके थे? सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर में रुके थे। ऐसी जानकारी हमें किससे मिलती है? महाभारत से मिलती है। ठीक है। महाभारत का जो वन पर्व है इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि राजा सुबाहु की जो राजधानी थी वहाँ रुके थे कौन? पांडव। ठीक है। किससे हमें ये जानकारी मिलती है? महाभारत के सब वन पर्व से। महाभारत के वन पर्व से हमें यह जानकारी मिलती है कि वनवास काल के दौरान जो पांडव थे वो राजा सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर में रुके थे। इसके अतिरिक्त जो ये सुबाहुपुर था वो वर्तमान का श्रीनगर गढ़पौड़ी का क्षेत्र था। श्रीनगर पौड़ी का जो क्षेत्र था वो क्या था? सुबाहुपुर कहलाता था। ठीक। और श्रीनगर का जो पुराना नाम है वो भी मैं यहाँ पर बताते हुए चलता हूँ। श्रीनगर का जो पुराना नाम है वो है श्रीपुर और श्री क्षेत्र। श्रीपुर और श्री क्षेत्र जो है वो कहाँ का पुराना नाम है? श्रीनगर का ही पुराना नाम है। तो राजा सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर। और महाभारत के वन पर्व से हमें यह पता चलता है कि वनवास काल के दौरान जो पांडव थे वो कहाँ रुके थे? वो रुके थे कहाँ? राजा सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर में। ठीक है। इसके बाद महाभारत में ही राजा सुबाहु के एक उपाधि का पता चलता है। महाभारत में ही राजा सुबाहु के कुलिंदाधिपति
कुलिंदाधिपति उपाधि का पता चलता है। तो ये किससे पता चलता है? राजा सुबाहु की जो कुलिंदाधिपति उपाधि थी उसका पता भी हमें महाभारत के थ्रू चलता है। क्योंकि देखो जो महाभारत है वही सिर्फ एक ऐसा प्रमाण है जिसके आधार पर प्राचीन कुलिंदों के दो शासक राजा सुबाहु और राजा विराट की हमें जानकारी मिल जाती है। तो राजा सुबाहु को जो कुलिंदाधिपति उपाधि है उसका जो हमें प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो भी हमें महाभारत से ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त राजा सुबाहु को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है किरात राज। क्या है? किरात राज। ठीक है, राजा सुबाहु को किरात राज नाम से भी जाना जाता है। तो राजा सुबाहु को कुलिंदाधिपति और किरात राज नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए महाभारत से हमें एक और जानकारी प्राप्त होती है राजा सुबाहु के उपलक्ष्य में। जो भीष्म पर्व है, महाभारत का जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व में यह कहा गया है कि जो राजा सुबाहु थे उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडव का साथ दिया था। महाभारत के युद्ध में किसका साथ दिया था? पांडवों का साथ दिया था। ठीक है, पांडवों का साथ महाभारत के युद्ध में दिया था। किसने? किसके थ्रू हमें ये पता चलता है? ये हमें पता चलता है भीष्म पर्व के थ्रू। अब राजा सुबाहु एक इतने शक्तिशाली राजा रहे थे कि उनकी हाथियों की सेना थी। ठीक है, हाथियों की एक बलशाली सेना उनके पास थी और जब वह महाभारत के युद्ध में कूदी तो कौरवों की सेना पर उनके जो हाथी थे वो इस प्रकार कूद पड़े थे कि कौरवों की सेना चित्त विचित्त हो गई थी। ठीक है, तो महाभारत के युद्ध से हमें यह पता चलता है कि भीष्म पर्व से हमें यह पता चलता है कि महाभारत के युद्ध में जो राजा सुबाहु थे उन्होंने किसका साथ दिया था? पांडवों का साथ दिया था। और जब वह युद्ध में कूदी तो भैया कौरवों के छक्के छूट गए। ठीक है, तो इतना समझ में आपको आ गया होगा राजा सुबाहु के बारे में। अब राजा सुबाहु के पश्चात जो दूसरा नाम आया था महाभारत में वह था राजा विराट का। किसका? राजा विराट का। ठीक है, राजा विराट का यहाँ पर दूसरा नाम आ जाता है। राजा विराट की जो राजधानी थी वो थी विराटगढ़ी या फिर बैराटगढ़ी। क्या थी? विराटगढ़ी या मैं कहूँ बैराटगढ़ी। ठीक है, जो इनकी राजधानी रही थी वो क्या रही थी? विराटगढ़ी या फिर बैराटगढ़ी रही थी। किसकी? राजा विराट की। देखिए पहले जो हमने राजा सुबाहु पढ़े उनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? राजा सुबाहु की जो राजधानी थी वो सुबाहुपुर थी। जो क्षेत्र था कौन सा? श्रीनगर का क्षेत्र। इसके बाद जो राजा विराट थे उनकी जो राजधानी थी विराटगढ़ी या बैराटगढ़ी वो है जौनसार या भाबर वाला क्षेत्र। जौनसार और बाबर वाला क्षेत्र। जौनसार और बाबर वाले क्षेत्र को उस समय या फिर प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? बैराटगढ़ी या फिर विराटगढ़ी कहा जाता था। ठीक है, तो राजा विराट की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? राजा विराट की राजधानी थी कहाँ? राजा विराट की राजधानी थी विराटगढ़ी या बैराटगढ़ी या मैं कहूँ जौनसार बाबर वाला क्षेत्र। अब राजा विराट जो थे कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो राजा विराट थे वो मत्स्य राजा थे। ठीक है, मत्स्य राजा थे। कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा? जो राजा विराट थे वो क्या थे? मत्स्य राजा थे। अब राजा विराट ने, इतिहासकारों का यह भी मानना है कि राजा विराट ने कुछ ऐसे क्षेत्र विजय करे जिनको नाम दिया गया पुलिंद का। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिखता हूँ, राजा विराट द्वारा
विजय करे गए जो क्षेत्र थे, विजय करे गए जो क्षेत्र थे उनको क्या नाम दिया गया? पुलिंद नाम दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा विराट जो थे वो एक कुलिंद शासक थे, क्योंकि कुलिंदों को पुलिंद नाम से भी उल्लेखित करा गया है। अब इस पुलिंद का जो अर्थ होता है वो होता है जंगली। ठीक है, तो जंगली जो अर्थ था वो किसका था? पुलिंद का अर्थ था। तो पुलिंद शब्द किसमें कहा गया है? पुलिंद शब्द इस प्रकार कहा गया है कि राजा विराट ने कुछ राजा विराट जो थे वो मत्स्य राजा थे और उन्होंने कुछ क्षेत्र ऐसे विजय करे जिनको पुलिंद कहा गया, और पुलिंद का अर्थ यहाँ पर होता है जंगली। इसके अतिरिक्त राजा विराट जो थे वो भी महाभारत से संबंधित थे, क्योंकि राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह किससे करा था? अभिमन्यु से करा था। ठीक है, चक्रव्यूह जानते हैं ना, तो उस चक्रव्यूह को जो तोड़ने वाला नहीं, उस चक्रव्यूह में जाने वाला जो अभिमन्यु था उससे विवाह कराया था। किसने? राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का। हालांकि जो अभिमन्यु था वो चक्रव्यूह के अंदर चले तो गया था, लेकिन उसको तोड़ना नहीं जानता था, तो अभिमन्यु की महाभारत के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी अभिमन्यु से जो विवाह हुआ था वो हुआ था राजा विराट की पुत्री का। तो इस प्रकार मैं कहता हूँ कि राजा विराट जो थे वो भी महाभारत के युद्ध से ही संबंधित रहे थे। तो दो हमने राजा विराट के बारे में और राजा सुबाहु के बारे में जाना। इसके अतिरिक्त जो कुलिंद राजवंश है उसकी हमें जानकारी मिलती है किससे? रामायण से। ठीक है, रामायण से भी हमें इसके इतिहास की जानकारी मिलती है। रामायण का जो चतुर्थ कांड है, कौन सा? रामायण का जो चतुर्थ कांड है किष्किंधा कांड। जो रामायण का चतुर्थ कांड है किष्किंधा कांड, वहाँ पर हमें पुलिंद च शब्द देखने को मिलता है। पुलिंद च शब्द देखने को मिलता है। तो रामायण के किष्किंधा कांड में हमें पुलिंद च शब्द को देखने का जो उल्लेख है, या फिर मैं कहूँ उल्लेख करा गया है, किसमें? रामायण के किष्किंधा कांड में। और इसी पुलिंद शब्द का मैंने अभी आपको अर्थ बताया, क्या? जंगली। ठीक है, पुलिंद का अर्थ क्या था? जंगली था। अब जो एक और जानकारी हमें मिलती है वो मिल जाती है किससे? मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मांड पुराण से। किससे? मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मांड पुराण, दो ऐसे पुराण हैं जिनसे हमें कुलिंद राजवंश के जानकारी मिल जाती है। ब्रह्मांड पुराण और मार्कंडेय पुराण दो ऐसे पुराण हैं जिनसे हमें कुलिंद राजवंश की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इन दोनों पुराणों में जो मार्कंडेय पुराण है और जो हमारा ब्रह्मांड पुराण है उनसे हमें क्या जानकारी कुलिंदों के बारे में मिलती है? उनमें कुलिंदों को एक नाम दिया गया है, जो एक कुलिंद शब्द आया है वो मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मांड पुराण से ही आया है। तो कुलिंद शब्द जो आया है वो कहाँ से आया है? वो मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मांड पुराण से आया है। तो आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड के प्रथम राजवंश कुलिंद राजवंश के बारे में जाना, जिसमें हमने उत्तराखंड के जो प्राचीन कुलिंद हैं उनको जाना, जिसमें हमने दो राजाओं का उल्लेख करा, राजा सुबाहु और राजा विराट। ठीक, और हमने यह भी जाना कि रामायण से और दो पुराणों से, मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मांड पुराण से हमें कुलिंदों की जानकारी मिलती है। अगले लेक्चर में हम
उत्तराखंड के ही जो अन्य प्राचीन के बाद जो मध्यकालीन कुड़िंद हैं और जो उत्तरवर्ती कुड़िंद हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।